माजरत के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज जानवरों से करूंगा। आपने देखा होगा कि किसी जंगल में या पहाड़ी इलाके में अगर किसी बंदर पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए या कोई इंसान बंदर को मार दे या कोई बंदर जो है ये मार्गला रोड पे किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एक कुत्ता किसी गली में भौंके तो तमाम शहर के कुत्ते जो है जिन तक उस कुत्ते की आवाज पहुंचती है वो भी भौंकना शुरू कर देते हैं। एक कौवा मार दें, देहाती इलाकों में किसान अगर एक कौवा मार दें तो तमाम कौवे जो है वो काएं काएं करते हुए उस किसान की जान को अजाब में डाल देते हैं। लेकिन आप देखें कि 2 महीने से फलस्तीनियों को मार पड़ रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके हजारों बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, तो उन तक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले हैं तो मैं नारे तकबीर। मुस्लिम ममालिक हैं और जिनकी हुकूमतें हैं वो आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहे। आप उनकी मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाजत नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा। दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिसंबर 1931 में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आजम फलस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहां पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ ज़बानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पे आप अच्छी अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इससे ये पूछने की जरूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, कहां पे ये फैसला हुआ कि 2 रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फ़लस्तीन का हल है? और क्या ये हमारे निगरान वजीर आज़म साहब जिन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात सबसे पहले की, मतलब पता है आपको 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का
مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے، اس طرف جو فلسطین ہے، یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے ٹھیک 2 بجے، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں، چند سیکنڈ کے بعد، حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے، اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہوں، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔